हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नायर बड़ौदा द्वारा कंडक्ट करवाए गए असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजर्स के पार्ट बी सेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स सेक्शंस के प्रश्न को देखेंगे। साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज जो पार्ट ए के अंतर्गत पूछे गए थे 10 प्रश्न, उसके भी सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नायर बड़ौदा द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें यहाँ पर तो यह पेपर असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजर यानी AMM पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो इस पेपर को 19 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि 70% DPQ कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। इस पेपर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। पार्ट ए सेक्शन जो कि प्रोफेशनल सेक्शंस था, साथ ही साथ जो पार्ट बी सेक्शंस है उसके अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम केवल इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स के पार्ट बी सेक्शंस, साथ ही साथ पार्ट ए के अंतर्गत जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट बी के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पार्ट बी के पहले प्रश्न की यहाँ बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया था, टू विच हेड द मटेरियल इशूड टू वर्कशॉप्स आर जनरली चार्ज्ड टू। मीन्स वर्कशॉप्स को जारी की जाने वाली सामग्री सामान्यतः किस मद में प्रभावित की जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो भी मटेरियल इशू किए जाते हैं वर्कशॉप्स को जनरली WMS के अंतर्गत प्रभावित की जाती है, यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस जो होता है उसके अंतर्गत इशू किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, WMS वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ स्क्रैप आइटम विल बी बुक्ड टू। मीन्स स्क्रैप आइटम के सेल वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच के अंतर को डैश में बुक किया जाएगा। तो जो भी स्क्रैप आइटम्स होते हैं उसके सेल वैल्यू और बुक वैल्यू के डिफरेंस को स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट्स के अंतर्गत बुक किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज फॉर द पर्पस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। चूँकि आप जानते हैं कि रेलवे द्वारा HOER 2005 में लाया गया था, जिसका मतलब होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रोल्स। इसके अंतर्गत कर्मचारी को कितने कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए, अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत उनके वर्क्स आवर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उस 4 ऑप्शन में रेलवे कर्मचारी के लिए कौन सा क्लासिफिकेशंस नहीं है, यहाँ पर नोट का बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं HOER के अंतर्गत। तो इसमें जो पहला आता है कंटिन्यूअस, सेकेंड आता है इंटेंसिव, और तीसरा जो आता है इसेंशियल इंटरमीडिएट, और चौथा जो किसी में नहीं आ पाता है उसको एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एक्सक्लूडेड तीनों हमारे उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो हमारा परमानेंट है वह किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन एब्रेविएशंस इज अ टाइप ऑफ पेमेंट टर्म इन रेलवेज। मिस पहचाने की कौन सा संक्षिप्त नाम रेलवे के भुगतान का एक प्रकार है। क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे में कई सारे काम कर्मचारी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ काम बाहर टेंडर की मदद से किया जाता है, यानी जो प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा
टेंडरिंग वगैरह करके उस काम को करवाया जाता है। तो उसके लिए रेलवे उस पार्टीज को पेमेंट करती है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन से टाइप्स को, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें टाइप ऑफ पेमेंट का एक मेथड है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जब भी टेंडर इशू किए जाते हैं कोई प्राइवेट पार्टीज को, तो उसके अंतर्गत एक टर्म यूज किया जाता है एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, और एक टर्म यूज किया जाता है डीए जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथोराइजेशंस। तो यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो हु इज़ द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर फॉर प्लान हेड 65। मिस प्लान हेड 65 के लिए योजना प्रमुख समन्वयक कौन है। तो यहाँ पर बात करें प्लान हेड 65 के अंतर्गत तो ट्रेनिंग और एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है। जिसकी अगर बात करें प्लान हेड कोऑर्डिनेटर्स की, तो जोनल रेलवे के अंतर्गत जो जोनल हेडक्वार्टर स्तर पर जो पीसीपीओ होता है यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर्स, वो इसके प्लान हेड कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की तरफ चले अगर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे डिविजनल स्तर पर पूछा जाए, ये हमारा हो जाएगा जोनल स्तर पर। डिविजनल स्तर पर हमारा सीनियर डीपीओ इसके प्लान हेड कोऑर्डिनेटर होते हैं प्लान हेड 65 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड अगेंस्ट द ग्रांट वोटेड बाय पार्लियामेंट एंड अप्रोप्रिएशंस सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इज रिपोर्टेड बैक टू पार्लियामेंट थ्रू द फॉलोइंग। मिस संसद द्वारा दिए गए अनुदान और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विनियोगों के प्रति किए गए वास्तविक व्यय की रिपोर्ट निम्नलिखित के माध्यम से संसद को दी जाती है। तो यहाँ पर बात करें कोई भी जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वास्तविक एक्सपेंडिचर्स, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा वोटेड किए जाते हैं और फाइनली प्रेसिडेंट के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। उसके बाद बैक किया जाता है पार्लियामेंट को। एक जो पार्लियामेंट के कमेटी होते हैं पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके द्वारा संसद को यह रिपोर्ट दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग मेजर पेनाल्टी चार्ज शीट्स टू अ रेलवे एम्प्लॉयज। यहाँ पर मेजर पेनाल्टी जारी करने के लिए पूछा गया है कि कौन सा चार्ज शीट कर्मचारी को इशू किया जाता है। तो मेजर पेनाल्टी के लिए मेनली जो इशू किया जाता है वो SF5 यूज किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए, SF1 जो इशू किए जाते हैं वो सस्पेंशन के लिए इशू किए जाते हैं, और SF9 को करेंटली में डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्टोर बजट इज अ पार्ट ऑफ डिमांड नंबर डैश। स्टोर बजट डिमांड नंबर डैश का हिस्सा है। तो यहाँ पर बात करें तो स्टोर जो बजट है वो डिमांड नंबर 16 के पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिमांड नंबर 16। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैश कैटेगरी। मिस निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह जो एक्सपेंडिचर्स है वह व्यय का श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कैश कैटेगरी के एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत नहीं आने वाले टर्म्स को, तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फ्रॉम आउटसाइडर्स, तो ये भी हमारा कैश कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। पेमेंट ऑफ बिल्स अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, मिस सप्लाई माल की आपूर्ति के खिलाफ बिलों का भुगतान भी यह कैश कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे।
पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ यानी कर्मचारी के वेतन का भुगतान भी कैश कैटेगरी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो इंटर और इंट्रा अकाउंटिंग यूनिट्स बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो कैश कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन वाज एनपीएस इंट्रोड्यूस्ड, मिस एनपीएस यानी न्यू पेंशन इस सिस्टम को शुरुआत कब किया गया, वो यहाँ पर पूछे गए। तो न्यू पेंशन सिस्टम की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत कर्मचारी को जो एम्प्लॉयज होते हैं वह 10% बेसिक प्लस डीए का भुगतान करते हैं, जबकि गवर्नमेंट इसमें 14% का भुगतान करती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, मिस निम्नलिखित में से कौन सा कार्मिक विभाग का काम नहीं है यानी पर्सनल डिपार्टमेंट का काम नहीं है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वह कार्मिक विभाग के काम के अंतर्गत आता है। डीलिंग विथ रिकॉग्नाइज यूनियंस ये भी पर्सनल डिपार्टमेंट का ही काम है। मेंटेनेंस ऑफ सीनियरिटी लिस्ट ये भी पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स यानी ट्रेन का सुरक्षित परिचालन वगैरह जो कराते हैं वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट की मदद से की जाती है। यहाँ इसमें अंतर्गत जो होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत पर्सनल डिपार्टमेंट का कोई भी काम नहीं होता है। तो व्हाट इज फॉलोड इन रेलवे व्हेन सम लेटर इज रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियंस, मीन्स बिना मान्यता प्राप्त यूनियन से प्राप्त पत्र के साथ रेलवे में क्या किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन से जब भी कोई लेटर्स रेलवे को प्राप्त होता है तो उस केस में अगर बात करें तो स्टाफ ग्रीवेंसेस इफ़ एनी रेज्ड इन द लेटर्स एग्जामिन्ड एंड सुटेबली एड्रेस्ड, इस कोई भी समस्या उसके अंतर्गत अगर एड्रेस किया जाता है यूनियन की तरफ से तो उस केस में उसको एग्जामिन किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा और उस पर आवश्यक जो कार्यवाही होंगे वह किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीआरजी, डीसीआरजी का फुल फॉर्म यहाँ होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम अमाउंट की जो लिमिट होती है वो 20 लाख होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएसके, आरआरएसके का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरआरएसके की बात करें अगर तो आरआरएसके का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। यानी अगर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन यूनिफाइड शेड्यूल ऑफ पावर्स इशूड बाय रेलवे बोर्ड MSOP स्टोर मैटर्स आर कवर्ड इन विच पार्ट, मीन्स रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एकीकृत शक्तियों की आदर्श अनुसूची MSOP में भंडार मामले किस भाग में शामिल किए गए हैं। तो MSOP जो 2018 में लाया गया था इसके अंतर्गत अलग अलग वर्क्स के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें स्टोर मैटर्स की अगर बात करें तो स्टोर मैटर्स को पार्ट डी के अंतर्गत क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी पार्ट डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो MSOP के अंतर्गत पार्ट ए के अंतर्गत वर्क्स मैटर्स, पार्ट बी के अंतर्गत मेडिकल मैटर्स, पार्ट सी के अंतर्गत मिसलेनियस मैटर्स, पार्ट डी के अंतर्गत स्टोर मैटर्स,
पार्ट ई के अंतर्गत कमर्शियल मैटर्स, पार्ट एफ के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स और पार्ट जी के अंतर्गत सिक्योरिटी मैटर्स को डिफाइन किया गया है, जिसको आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मेडिकल से, मिसलेनियस से मैटर्स किस पार्ट से रिलेटेड है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करें तो ए रेलवे सर्वेंट इज क्रेडिटेड विथ लीव ऑन एवरेज पे एज अंडर, मीन्स किसी रेल कर्मचारी के खाते में औसत वेतन पर छुट्टी इस प्रकार जुड़ती है। तो जो अगर बात करें कर्मचारी को तो पूरे साल में जो एलएपी की संख्या है वो 30 एलएपी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, यानी 30 की संख्या में पर ईयर्स एलएपी कर्मचारी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसकी अगर क्रेडिट की अगर डेट की अगर बात करें तो 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ डेट ईयर्स, यानी उस ईयर्स के पहले जुलाई और पहले जनवरी को 15-15 एलएपी के तौर पर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 डेज ऑन 1 जनवरी एंड फर्दर 15 डेज ऑन 1 जुलाई ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय औचित्य का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी पूछे गए हैं, जिसके अंतर्गत कौन सा यहाँ 4 ऑप्शंस के अंतर्गत नहीं आता, यानी वित्तीय औचित्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बात करें पहले ऑप्शंस की तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, तो यह भी फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड बात करें तो टीएस शुड नॉट बी द सोर्स ऑफ इनकम, ये भी सही है। उसके बाद अगर बात करें तो इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर आउन बेनिफिट, मीन्स अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज नहीं करना है, ये भी कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तीसरे ऑप्शंस की तो पब्लिक मनी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पर्सनस के लिए पब्लिक मनी का यूज नहीं करना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत उत्तर हो जाएगा, जो कि कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के अंतर्गत यह सिद्धांत मेंशन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज प्रेम अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होते हैं रेलवे के अंतर्गत उसको मैनेज करने के लिए एक जो कमेटी रखी गई है उसको हम प्रेम के नाम से जानते हैं, जिसकी अगर बात करें फुल फॉर्म की तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रेम का फुल फॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। इसकी अलग अलग स्तर पर इसकी मीटिंग करवाई जाती है, जिसमें अगर बात करें तो बोर्ड लेवल पर एक मीटिंग होती है रेलवे बोर्ड लेवल पर, फिर जोनल स्तर पर, फिर डिविजनल लेवल पर इसकी मीटिंग कराई जाती है। अलग अलग स्तर पर इसके चेयरमैन होते हैं, यानी बात करें अगर तो रेलवे बोर्ड लेवल पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड इसके चेयरमैन होते हैं, जोनल स्तर पर जीएम होता है, जबकि डिविजनल स्तर पर डीआरएम इसके अध्यक्षता करते हैं। इसकी मीटिंग की अगर बात करें तो 3 मंथ पर एक बार इसकी मीटिंग कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट नो कंपनसेशन इज गिवन इन सच केसेज, मिस कर्मचारी को मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर बात करें तो कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत कर्मचारी को कंपनसेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिस केस में यहाँ पर मेंशन किए गए अलग अलग केसेस, जिसके अंतर्गत कौन सा जो ऑप्शन है उसके अंतर्गत कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी की तरफ चले अगर तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट
एराइजिंग आउट एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिस कार्यरत होने के कारण कार्यरत होने के दौरान अस्थायी संपूर्ण अक्षमता, इस केस में भी कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकेंड है परमानेंट पार्शियल डिजेबलमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो पार्शियली रूप से होता है उस केस में भी एम्प्लॉयमेंट जो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो दिया जाता है। फिर डेथ अराइजिंग आउट एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो कार्य के दौरान मगर मृत्यु वगैरह हो जाती है उस केस में भी कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें पहले ऑप्शंस की तरफ, तो एम्प्लॉय बीइंग अंडर इन्फ्लुएंसर ऑफ लिक्वायर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यानी कर्मचारी को दुर्घटना के दौरान शराब के नशे में होना, यानी अगर पी हुई स्थिति में अगर कर्मचारी हो उस दौरान अगर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा कर्मचारी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस केस में कर्मचारी को कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रेलवे बजट हैज बीन मर्ज विथ जनरल बजट विथ इफेक्ट फ्रॉम, इस रेलवे बजट को आम बजट के साथ निम्नलिखित प्रभाव से मिला दिया गया, यानी कब से मिलाया गया था जनरल बजट को रेलवे बजट के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करें तो जो सेशन आया था फाइनेंशियल ईयर सेशन 2017 to 18 उसके अंतर्गत रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मर्ज किया गया था वह विवेक देवरॉय कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर किया गया था, जिसकी पहली अगर बात करें बजट की तो वह 1 फरवरी 2017 के अंतर्गत उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पहली बार मर्ज्ड बजट को पेश किया गया था, जो कि 2017 और 18 फाइनेंशियल ईयर सेशन के लिए यह बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करें अगर तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू ऑडिट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट से संबंधित नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें ऑडिट से संबंधित कौन सा नहीं है तो जो 4 ऑप्शन दिए गए इसके अंतर्गत जो ऑडिट के अंतर्गत हमारा आता है वह स्पेशल लेटर्स हमारा ऑडिट के अंतर्गत आता है, ड्राफ्ट पारा भी हमारा आता है। उसके बाद अगर बात करें प्रोविजनल पारा, इसके अलावा हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बाद हमारा ऑडिट जो ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमारा ऑडिट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक जो चौथा ऑप्शन है स्टॉक सीट वो हमारा ऑडिट के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो द स्टॉक वेरीफायर सीट प्रिपेयर्ड बाय स्टॉक वेरीफायर इज इन फॉर्म नंबर, मिस स्टॉक के सत्यापनकर्ता द्वारा तैयार की गई स्टॉक वेरीफायर सीट फॉर्म नंबर डैश में होगा। तो यहाँ पर बात करें स्टॉक वेरीफायर सीट की जो तैयार किया जाता है स्टॉक वेरीफायर को द्वारा वह फॉर्म नंबर जो बात करें तो इस 1260 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, जिसके अंतर्गत स्टॉक वेरीफायर सीट को स्टॉक वेरीफायर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड बाय रेलवे बोर्ड इज कंटेंट इन विच बुक, मिस रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए नए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण किस पुस्तक में निहित होता है। यहाँ पर बात करें कि रेलवे बजट जो अलॉटमेंट किए जाते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा वो पिंक बुक के अंतर्गत डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर मेंशन होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिंक बुक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है गोल्ड पास कैन ओनली बी इशूड टू वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स, मिस स्वर्ण पास केवल निम्न में से जारी की जा सकता है कौन से ऑफिसर्स के लिए। तो अगर बात करें गोल्ड अलग अलग ऑफिसर्स के लेवल्स के अनुसार गोल्ड पास, सिल्वर पास और ब्रॉन्ज पास इशू किए जाते हैं।
तो यहाँ पर बात करें जो ड्यूटी पास जो आता है गोल्ड पास, वह केवल लेवल 16 और लेवल 17 के ऑफिसर्स के लिए इशू किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें जो ऑफिसर्स जो लेवल 16 में आता है वह जीएम हमारा हो जाएगा, यानी जनरल मैनेजर्स, जो कि प्रत्येक जोन के अंतर्गत जोनल चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा लेवल 17 के अंतर्गत जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं रेलवे बोर्ड के, उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ ट्रैफिक, मेंबर्स ऑफ रोलिंग स्टॉक, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस, जो भी ये मेंबर्स होते हैं उसको भी यह गोल्ड पास इशू किए जाते हैं। इसके अलावा जो डीजीज होते हैं यानी डायरेक्टर जनरल जैसे आरपीएफ के, इसके अलावा सीसीआरएस यानी चीफ कमिश्नर्स ऑफ रेलवे सेफ्टी जो होते हैं, ये सारे को गोल्ड पासेस इशू किए जाते हैं। यानी लेवल 16 एंड एबव के जो ऑफिसर्स होते हैं 17 तक के, वो सारे को रेलवे के अंतर्गत गोल्ड पास ड्यूटी पास के रूप में इशू किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल प्राइवेट ट्रेड्स और एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड। मिस रेल सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के तहत निजी व्यापार और रोजगार प्रतिबंधित किया गया है। यानी अगर बात करें तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 यानी 1966 के अंतर्गत कोई भी प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को यानी रोजगार को प्रतिबंधित किया गया। कौन से नियम के अंतर्गत किया गया है, तो इसके अंदर जो कंडक्ट रूल के रूल 15 है उसके अंतर्गत इसको मनाही किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रूल 13 के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी या ऑफिसर्स को गिफ्ट जो एक लिमिटेशंस तय की गई है उससे ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकते हैं बिना अपने डिपार्टमेंट को बताए हुए। इसके अलावा रूल 8 के अंतर्गत कनेक्शंस विथ प्रेस और मीडिया से भी वर्जित किया गया है, जबकि रूल 6 के अंतर्गत कोई अनऑथराइज यूनियन से जुड़ने पर भी मनाही लगाया गया है रूल 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर द रेलवे सर्वेंट एक्ट D&A रूल्स 1968। इस रेल सेवक अधिनियम जो 1968 के अंतर्गत आया था, निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करें D&A रूल्स 1968 के अंतर्गत, तो बिड होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेज और पीटीओ यह माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, यह सही स्टेटमेंट है। सेंस्योर यानी निंदा करना, ये भी माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉसेज यानी किसी भी आर्थिक नुकसान की वेतन से वसूली जो किया जाता है वो माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। ये भी D&A रूल्स 1960 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। लेकिन जो रिकॉर्डेड बार्गेनिंग होता है वह कोई पेनाल्टी नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बार्गेनिंग किसी भी तरह का पेनाल्टी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन रेलवे अकाउंटिंग सिस्टम विच इज द प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम्स। मिस रेलवे लेखा प्रणाली में गैर स्टॉक मदों का खरीद के लिए व्यय की बुकिंग के लिए प्राथमिक इकाई कौन सी होता है। यानी जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम किया जाता है, यानी नॉन स्टॉक आइटम की खरीद पर जो व्यय किया जाता है तो वह कौन से प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत आता है, रेलवे अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत। तो जो अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 28 वह नॉन स्टॉक आइटम के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो प्राइमरी यूनिट 27 है यह स्टॉक आइटम से रिलेटेड होता है, यह नॉन स्टॉक आइटम से रिलेटेड है, नॉन स्टॉक आइटम के प्रोक्यूरमेंट, और यहाँ पर 27 स्टॉक आइटम के परचेज से रिलेटेड है। जबकि प्राइमरी यूनिट 29 की अगर बात करें
तो रिम्यूनरेशन ऑफ री एंगेज स्टाफ, यानी जो स्टाफ है उसको मर्ज वगैरह जो किया जाता है वह प्राइमरी यूनिट 29 के अंतर्गत है, जबकि प्राइमरी यूनिट 32 यानी 32 उसके अंतर्गत जो कंट्रेक्चुअल पेमेंट जो किए जाते हैं प्राइवेट वेंडर्स वगैरह को, वह प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है करेंसी ऑफ पैनल्स इज काउंटेड फ्रॉम, मीन्स पैनल की वैधता की गणना डैश से की जाती है। तो जो पैनल इशू किए जाते हैं वो डेट ऑफ अप्रूवल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बाद ही उसके करेंसी पैनल्स की टाइम लिमिटेशन तय की जाती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ पैनल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसके जो टाइम पीरियड होते हैं वो 2 ईयर्स नॉर्मली दिए जाते हैं आफ्टर अप्रूवल्स ऑफ पैनल्स। नेक्स्ट प्रश्न है द प्लान हेड फॉर स्टोर सस्पेंस इज, मीन्स स्टोर सस्पेंस के लिए प्लान हेड कौन सा है। तो अलग अलग वर्क्स के लिए जो प्लान हेड इशू बनाए गए हैं इसमें यहाँ पर पूछे गए हैं स्टोर सस्पेंस से रिलेटेड। तो स्टोर सस्पेंस जो होता है वो प्लान हेड 71 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लान हेड 71। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कुछ पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत कि प्लान हेड 21 आरएसपी यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड है, प्लान हेड 41 एमएनपी यानी मशीनरी एवं प्लांट से रिलेटेड है, प्लान हेड 42 वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है, प्लान हेड 51 स्टाफ वेलफेयर से, प्लान हेड 31 ट्रैक रिन्यूअल्स, प्लान हेड 16 ट्रैफिक फैसिलिटी एवं यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स जो होता है वह प्लान हेड 16 के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा एक और है जो प्लान हेड 53 पैसेंजर एम्यूनिटी से रिलेटेड है, जिस पर काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंतर्गत प्रश्न पूछ लिए गए हैं, जिसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट प्रश्न है बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर पेनाल्टी अंडर D&AR रूल्स 1968, मिस निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा अनुशासन अपील नियम 1968 के रूप तहत बड़ी शास्ति के अंतर्गत आता है, यानी मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत जो मेनली आता है वह कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिग्रेडेशंस विथ पे स्केल्स या पे ग्रेड्स विथ कम्युलेटिव इफेक्ट्स, ये सारे मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन की तरफ चले अगर तो चौथी ऑप्शन में यहाँ पर कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है वह मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे यहाँ पर 10 प्रश्न देखेंगे हम ऑफिशियल लैंग्वेज के। यहाँ पर पहले प्रश्न की ऑफिशियल लैंग्वेज की प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न पूछे गए हैं हु इज द चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ द डिविजनल रेलवे ऑफिस, मीन्स मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डिविजनल लेवल पर पूछा गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं। तो डिविजनल लेवल पर DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी मंडल रेल प्रबंधक इसके चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता जोनल रेलवे स्तर पर तो जोनल स्तर पर जो इसके चेयरमैन होते हैं वो GM होते हैं यानी जनरल मैनेजर यानी महाप्रबंधक इसके चेयरमैन होते हैं। सेकेंड प्रश्न ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो सेक्शन 33 जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो इसके अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया गया है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन
14 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम 14 डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से आते हैं, जिसमें पहला आता है जनरल ऑर्डर्स, सेकेंड आता है नोटिफिकेशंस, थर्ड नोटिसेस, फोर्थ होता है प्रेस कम्युनिक्स यानी प्रेस विज्ञप्तियाँ, पाँचवा हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट, छठा हमारा होता है एग्रीमेंट, सातवां हमारा होता है लाइसेंसेज, आठवां परमिट्स, नौवां टेंडर फॉर्म्स एंड नोटिसेज, 10वां हमारा होता है रेजोल्यूशंस और 11वां हमारा होता है रूल्स, 12वां होता है हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पेपर लेड बिफोर द पार्लियामेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पार्लियामेंट यानी संसद के सामने जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो हमारा आता है। 13वां जो हमारा है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अदर रिपोर्ट्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट, यानी संसद के में प्रस्तुत सरकारी प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट जो होता है वो भी हमारा इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जो 14वां हमारा है 14th वाली वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स यानी अदर देन लेड बिफोर द पार्लियामेंट, यानी अन्य रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा जो होता है वो हमारा सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जनरल ऑर्डर्स हमारा आ जाता है, नोटिफिकेशन हमारा आ जाता है और प्रेस रिलीज भी हमारा आ जाता है, जबकि रिप्रेजेंटेशन हमारा कोई भी 14 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जो 14 डॉक्यूमेंट्स है उसको बोथ लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में जारी करना अनिवार्य होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइनिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं उसके पर इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट जो 14 डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं वो बोथ लैंग्वेज में जारी किए जाए यानी हिंदी और इंग्लिश में। अगर बात करें इसके अलावा कि सेक्शन 3 को कब से प्रभाव में लाया गया था, तो यह 26 जनवरी 1965 को इसको प्रभाव में लाया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज के थर्ड प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी एंड द स्क्रिप्ट इज डैश। इस भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, जबकि उसकी लिपि यानी स्क्रिप्ट कौन सा होगा। तो जब भी यानी जो 19 सितंबर यानी 14 सितंबर 1949 को जब ऑफिशियल लैंग्वेज को जब शामिल किया गया था संविधान के अंतर्गत हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, तब इसकी स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि रखा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो विच इज अ फॉरेन लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषाएं शामिल की गई है। तो अगर बात करें फॉरेन लैंग्वेज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत है वो नेपाली लैंग्वेज को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, में संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें 20 लोकसभा से और 10 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, जिसकी अध्यक्षता सेंट्रल होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय होम मिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर बात करें लोकसभा मेंबर पूछे गए तो 20 संख्या में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स विथ अ व्यू टू इम्प्लीमेंट द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, इस राजभाषा नीति को लागू करने के उद्देश्य से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर एज ए इम्प्लीमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात बोला गया है कि इंडिया को कितने रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल 3 रीजन्स हैं, ए बी सी 3 रीजन्स में क्लासीफाई किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लेवल्स पर। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 रीजन्स में क्लासीफाई किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 14 सितंबर 1949 को ही पहली बार हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज और इसके स्क्रिप्ट यानी लिपि देवनागरी लिपि के रूप में इसको शामिल किया गया था। तब से ही 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर विच कैटेगरी डज गुजरात कम्स अंडर द राजभाषा रूल्स। मीन्स गुजरात राजभाषा नियम के तहत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बात करें अगर तो गुजरात क्लास जो बी रीजन्स है, बी रीजन्स के अंतर्गत इसको क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात बी रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। बी रीजन्स की अगर बात करें तो इसके अलावा महाराष्ट्र और पंजाब भी इंक्लूड किए गए हैं बी रीजन्स के अंतर्गत, यानी टोटल 3 स्टेट्स को इंक्लूड है बी रीजन्स के अंतर्गत, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। प्रश्न पूछे गए हैं, रबर सील्स यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसेज शैल बी। इस भारत सरकार के कार्यालयों में डैश रबर की मोहरें उपयोग में लाई जाएगी। तो यहाँ पर बात करें जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर जो मोहर्स प्रयोग किए जाते हैं रबर्स मोहर्स, उसमें बोथ लैंग्वेज यानी 2 लैंग्वेज को बाईलिंगुअल लैंग्वेज को मेंशन करना अनिवार्य है। इसमें पहला लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हिंदी एंड इंग्लिश बाईलिंगुअल्स इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कंस्टिट्यूटेड, यानी राजभाषा नियम कब बनाया गया था। तो राजभाषा नियम यहाँ पर पूछा गया है जो कि 1976 के अंतर्गत बनाए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी अधिनियम, उसको 1963 के अंतर्गत बनाया गया था, जिसका संशोधन 1967 के अंतर्गत किया गया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आया तो अपने साथी के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव हो या पेपर्स हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सुझाव और पेपर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।